अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल कहा था मैंने, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 19, ड्रीम बिल्डर्स लिमिटेड। इसमें दोनों घरों की प्राइस पूछी है, तो दो अननोन फिगर्स कैसे निकलेंगे? लेकिन आपस में रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जो कनाल की प्राइस है वो 10 मरले के प्राइस से डबल है। अब आप चाहे 10 मरले की प्राइस को x कह दें तो फिर कनाल 2x होगा, और चाहे तो कनाल को x कह दें तो 10 मरले फिर 0.5x होगा। तो मैंने पीछे बार बार x लिखने की बजाय 1 कर दिया, वो ताकि एक्सेल के अंदर ना वो प्लस माइनस में आसानी से हो जाए। तो वो x की बजाय 1 कह दिया। एंड आंसर जो भी आया बस साथ x लगा लें आप उसके। तो इसमें जब कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स इस्तेमाल होता है तो उसको कितने का खरीदा था ये रेलिवेंट नहीं है। अब उसका क्या कर सकते थे वो कुर्बान करना पड़ेगा, वो रेलिवेंट है। तो जो जमीन खरीदी थी 20 इररेलिवेंट, लेकिन अगर ये हाउसिंग स्कीम ना बनाते तो वो जमीन 24 मिलियन की बेच सकते थे, तो वो 24 मिलियन जो है वो रेलिवेंट है जीरो के ऊपर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अच्छा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, हाँ कि अगर अभी खरीदते तो इतने की मिलती, ठीक है। और उसके अलावा बस नंबर ऑफ घर बताए हुए हैं, उनको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके 200 में तोड़ना है और प्राइस के लिए 300 में तोड़ना है। तो अगर सवाल किया है और इसमें कुछ पूछना है तो बताएं, जिसने भी किया है अगर कुछ पूछना है तो बताइए। एक क्वेश्चन नंबर 21 किया था, दिया था। अगर किसी ने नहीं भी किया तो कम से कम डिस्कशन सुन ले, ताकि जिंदगी में कभी आपको ख्याल आ ही जाए करने का है। हाँ हम बता रहा हूँ ना, ये जो इसमें लाइन लिखी हुई है ना आखिरी टेबल के नीचे, SRS कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, इसके बाद वाली ये बड़ी कीमती लाइन है। SRS प्लान्स टू सेल द व्हीकल्स ऑन कंप्लीशन ऑफ लीज, यानी ये रिपीटेटिव काम नहीं है। बस दो गाड़ियां हैं, अब इनफैक्ट एक गाड़ी है जो बैंक ए से ले सकते हैं या फिर बैंक बी से ले सकते हैं। ये दो अलग अलग ऑप्शन हैं गाड़ी लीज पे लेने की। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन बेहतर है, बैंक ए बेहतर है या बैंक बी बेहतर है? इसमें रिक्वायरमेंट में बेशक वर्ड परचेज लिखा हुआ है, लेकिन हम तो लीज करा रहे हैं, तो वो लीज को ही परचेज कह रहा है, क्योंकि इस टेबल से ऊपर उसने अंग्रेजी भी यही इस्तेमाल किया है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल। तो ये इस ट्रांजेक्शन को एक्चुअली परचेज कह रहा है। तो इसको हम EAC से क्यों सॉल्व नहीं कर रहे? EAC से सॉल्व करने का ख्याल ही भी क्यों आता? क्योंकि एक ऑप्शन में 3 साल हैं, एक ऑप्शन में 5 साल हैं। लेकिन EAC वगैरह या LCM इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस वंस है, लीज खत्म होगी गाड़ी बेच देंगे। तो इसलिए हमने इनकी NPV ही कंपेयर कर ली, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं है। तो जब रिपीटेशन नहीं है तो बस फिर वो NPV कंपैरिजन है। बाकी इसकी कैलकुलेशन में कोई इतना खास मसला नहीं था। हाँ एक मसला मुझे और लगता हो सकता है, पहले भी एक हिंट बताई थी आपको कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है लीज की टर्म्स एंड कंडीशन में तो ओनरशिप एंड पे ट्रांसफर होनी है। इसमें एक तो वैसे भी ये जो उसने लिख दिया कि SRS प्लान्स टू सेल द व्हीकल्स ऑन कंप्लीशन ऑफ लीज, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो सेल करेगा ना। दूसरा, अगर लीज की टर्म्स एंड कंडीशन में, ये एक और सवाल में भी हुआ था टेस्ट, और वो सवाल मैंने चैप्टर में नहीं डाला हुआ, आगे पास पेपर्स में रखा हुआ है, चैप्टर में नहीं डाला हुआ, 2013 का सवाल था वो। अगर लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस में, सवाल में वैसे नहीं,
लीज की टर्म्स एंड कंडीशन में, जैसे ये जो सवाल में टेबल दिया हुआ है, ये बैंक्स ने कोटेशन दी है, यानी लीज की टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रेजिडुअल वैल्यू आ रही है तो वो बीपीओ है, बार्गेन परचेज ऑप्शन। अगर लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कहीं रेजिडुअल वैल्यू बताई हुई है तो एक्चुअली वो बार्गेन परचेज ऑप्शन है। और इसका इस्तेमाल ये होगा कि इसमें आपको दोनों लीजेस की इंस्टॉलमेंट तो बताई नहीं, इंस्टॉलमेंट खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आप बन जाएं बैंक। बैंक आज जो गाड़ी दे रहा है वो कितने की दे रहा है, वो गाड़ी है कितने की जो वो बैंक गाड़ी लीज पे दे रहा है, 1.6 मिलियन की। 16 लाख की गाड़ी है जो बैंक लीज पे दे रहा है, और बदले में मिल क्या रहा है इसको, जैसे बैंक बी बताता हूं 10% डाउन पेमेंट मिल रही है। तो जो कुछ इस बैंक को मिल रहा है उसकी पीवी कितनी होगी, 16 लाख। ये आपको ना पहले एक सवाल करा था मैंने, वो PRS रेंटल्स पता नहीं, उसमें एक बैंक से लीज हो रही थी, BAL लीजिंग थी शायद, तो उसमें आपको मैंने इम्प्लिसिट रेट निकालना सिखाया था। तो वो भी यही बात की थी कि आप लेसर बन के सोचें कि लेसर आज इतने की गाड़ी के बदले कल को टोटल कितने पैसे ले रहा है, तो जो कुछ भी लेसर को मिलना है उसकी पीवी ये होगी। तो अब लेसर को कल को क्या मिलना है, डाउन पेमेंट मिलनी है। बैंक बी बता रहा हूं कितनी डाउन पेमेंट मिलनी है, 10%। फिर इसके अलावा इसको मंथली रेंटल्स मिलने हैं, पता नहीं कितने, 1 - 1 प्लस। ये बैंक इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है, 9%, लेकिन 9% जो है वो बाय डिफॉल्ट पर एनएम होता है, जबकि इसने किस्तें लेनी है मंथली। अच्छा, मंथली वाली बात लिखी हुई है इसी टेबल के एंड पे, रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर, कि कैश फ्लोज एट एंड ऑफ मंथ है। तो 9% तो साल का है, महीने का कितना हो गया, 0.7 पावर -60 बैंक बी डिवाइडेड बाय 0.75%। इसके अलावा इस बैंक को और क्या मिलना है, मैंने कहा कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन में रेजिडुअल वैल्यू दी होगी ना, ये बार्गेन परचेज ऑप्शन है। बार्गेन परचेज ऑप्शन ये होती है कि लेसी इतने पैसे देगा और गाड़ी खरीद लेगा, तो ये भी लेसर को मिलेगा 15% यानी 2, लेकिन ये मिलेगा उसको 5 साल के बाद। तो इसको 5 साल कर लेते हैं, 5 साल डिस्काउंट, और लेसर को मिलना है बस। यहां से रेंटल कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से दोनों बैंक्स का रेंटल कैलकुलेट किया। बाकी दोनों ऑप्शन में, एक ऑप्शन में गाड़ी को 3 साल तक के लिए किराए पे चलाएंगे, दूसरी ऑप्शन में 5 साल के लिए किराए पे चलाएंगे। और वो जो किराया इनकम है वो कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट 3 में बताया हुआ है, पर डे इतने ट्रिप्स हैं, फ्यूल कंजम्पशन और सब। अच्छा, ये 2 बातें इसमें मुझे लगती थी बताने वाली, मैंने रिपीट कर रहा हूँ। एक तो ये कि रेंट कैसे निकालना है ऐसे, दूसरा ये कि ये कैसे पता कि EAC से करने वाला सवाल नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन नहीं है, ये गाड़ियां बस बिक जाएंगी और पहले ही उसका बिजनेस है, बस वैसे ही वो एक गाड़ी 10 गाड़ियां और लेना चाह रहा है। तो इनमें से जिस भी ऑप्शन से वो 10 गाड़ियां लेगा, ऑप्शन खत्म होगी तो गाड़ियां बेच देगा। तो इसलिए ये NPV से डिसाइड होगा। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि गाड़ियां लें कि ना लें, किराए पे दें कि ना दें। तो ये सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है मिक्स्ड विद फाइनेंसिंग डिसीजन। सर, ये बिजनेस लोन और रेंटल सर्विसेज है। जी जी। तो हम मतलब ये हैरान नहीं सकता कि इसमें गाड़ी ही आगे किराए पे लेनी है। हाँ, तो वो इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, इस चीज को रिपीट कर सकता है, लेकिन यही बैंक वाली टर्म्स
रिपीट, तो ये बैंक के टर्म्स की वजह से इसको रिपीटिशन भी नहीं लिया, वरना अगर ऐसा होता ना कि गाड़ी की परचेज कॉस्ट दी होती, वो तो चलो ठीक है, बस परचेज कॉस्ट ही है ना, ये तो बैंक की टर्म्स हैं बकायदा कि इतने % सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, इतने % इम्प्लिसिट रेट होगा, इतनी जो है वो रेजिडुअल वैल्यू लेगा, तो ये रिपीटेटिव चीज है नहीं, इसलिए इसकी एनपीवी की बेस पे डिसीजन किया है। और आपने जिन्होंने इस सवाल को किया है, आपने कुछ पूछना है तो पूछा, चलें कुछ नहीं पूछना। मैंने लास्ट लेक्चर प्रोबेबिलिटी पे एंड किया था, और उस प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस के लिए करते हैं और सवाल। प्रोबेबिलिटी बता के मेरे ख्याल में एंड कर दी थी बात। हाँ, तो एग्जाम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। रेहान, यार गर्मी लग रही है, ये एसी चल रहे हैं सारे? लग रही है ना, या तो थ्रो ठीक नहीं है, कम हुई भी है, या क्वेश्चन 33 कूलर लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं। हैं क्या हुआ? 33 जी जी। कैसे पता चलेगा कि लेसर ने बियर करना है? तो ये कहाँ लिखा कि लेसर ने बियर करना है? ये हमने देने हैं उसको पैसे, हमने बैंक को पैसे देने हैं इंश्योरेंस के, वो हमसे ले रहा है पैसे, तो लिखा दो है पेमेंट्स में इसको। यार एसी की थ्रो वगैरह ठीक है, गर्मी लग रही है। हाँ गर्मी लग रही है। इरफान गिर भाग गया। हाँ इंश्योरेंस नहीं हुआ। बैंक हमें कोटेशन दे रहा है, बैंक कह रहा है जी ये पैसे हैं जो आपने देने हैं, तो उसमें हमसे इंश्योरेंस मांग रहा है, तो हमें सिर्फ बता थोड़ी रहा है कि मैं, आप फिक्र ना करें, आपने घबराना नहीं है, बस मैं इंश्योरेंस दूंगा, इसलिए थोड़ी बैंक बता रहे हैं, हमसे मांग रहा है तो बता रहा है ना। बैंक की कोटेशंस के अंदर इंश्योरेंस का भी जिक्र आ रहा है, तो क्यों कर रहा है बैंक हमसे इंश्योरेंस का जिक्र? हमसे पैसे लेने होंगे। क्वेश्चन 33 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। और अब पिछले कोई 2 साल तकरीबन, अब ये मिजाज है एग्जामिनर का, आप सवाल देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं, आज इसी अटेम्प्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये मिजाज ये है, ये 2-2 सफे के सवाल होते हैं, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। और अच्छी बात यह है कि सारा कुछ, अब जैसे इस सवाल में मैं आपको अजम्पशन नहीं लेता, वैसे था ना अजम्पशन ले रहे थे फलाने, क्लियर लिखी होती चीजें, तो अब अच्छे ड्राफ्टेड सवाल होते हैं। हाँ, उससे नुकसान ये है कि लेंथी हो जाते हैं लेकिन डिफिकल्टी लेवल नहीं बहुत बढ़ गया। अभी करता हूं मैं सवाल बोर्ड पे, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। कूलर लिमिटेड दिसंबर 21।
पढ़ लें। समझ नहीं आई? समझ आया? चलो गुड यार।
हाँ भाई, कितना आसान लगेगा, पढ़ लिया। चलिए, सवाल में कहा यह हुआ है कि एक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, फैसिलिटी है, इसमें एक प्रोडक्ट बनता है IND 100, ये एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इस फैक्ट्री में इस प्रोडक्ट को बनाने के बावजूद स्टिल कुछ स्पेयर कैपेसिटी बच जाती है। इसी फैक्ट्री में ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, चिल मैक्स 50, ये एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है और इसी फैक्ट्री में ही करना है, जो प्लांट है उससे ही ये प्रोड्यूस करना है। जितनी अभी स्पेयर कैपेसिटी है वो तो चलो इस्तेमाल कर ही लेंगे, उसके बाद भी इसको कुर्बान करेंगे, इसकी प्रोडक्शन पहले पूरी करेंगे। हाँ, इस प्लांट के अलावा कुछ और इक्विपमेंट भी चाहिए होगा जो कि सिर्फ इसी के लिए चाहिए होगा। बाकी यूनिट्स के अंदर वो प्रोबेबिलिटी वाला मामला है जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि ईयर वन में ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतने चांसेस हैं, ये हुआ तो ईयर 2 ऐसा होगा, ये हुआ तो ईयर 2 ऐसा होगा, तो यूनिट्स में वो प्रोबेबिलिटी वाली बात लग जाएगी। इसको बनाने के लिए जितनी कैपेसिटी इस प्लांट में फ्री अवेलेबल है वो तो है, लेकिन और चाहिए जगह, तो इसको बनाने की वजह से उसको जो बना के बेचते थे वो लॉस हो जाएगा, तो वहां से जो कंट्रीब्यूशन आना था वो नहीं आएगा, वो रेलिवेंट होगा। तो ये दो चीजें इसमें अभी समझाने वाली है, बाकी तो फिर सवाल के साथ करता हूं। सवाल की अंग्रेजी पढ़ने के बाद ये जो मैंने कहानी सुनाई है इसके समझने में कोई एतराज? सवाल की लेंथ बढ़ गई वरना काम तो वैसे ही है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में तकरीबन एक जैसे ही काम ही होता है। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका बता, ये नहीं अजम्पशन लेने, एक थोड़ी सी अजम्पशन लेनी पड़ जाएगी इसमें, वो भी सिर्फ एक वर्ड के तजाद की वजह से, वरना उसके अलावा सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। नहीं, वो डेप्रिसिएशन वाली एक बात है, वो कराता हूं तो बताता हूं। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इसको कुर्बान करना पड़ेगा, ये बात समझने में किसी को एतराज, इख्तलाफ, मुश्किल, परेशानी, तकलीफ? चल ठीक है जी, करते हैं सॉल्व। 5 साल पे सॉल्व करना है।
क्या हो गया? क्यों? पता नहीं क्या करने लगा था। कौन सा सवाल करा रहा हूं मैं? दिसंबर 1 के साथ, दिसंबर 1। हाँ जी भाई सही, VFD। तो 0 और 1 2 3 4 5 या 6 भी टैक्स सेम ईयर है इसलिए बस 5 है। नया लिया ना, पहले वाला खत्म हो गया था। ठीक हो जाएगा, चलो ब्लैक से ज्यादा लिख लेता हूँ, उससे थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। चिलमैक्स की सेल्स और नहीं, चिलमैक्स की सेल्स के लिए सेल प्राइस अलग है और यूनिट्स अलग है, तो यूनिट्स की वर्किंग करके सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सेल्स, मटेरियल, 2-3 लाइनें जो और हैं वो अलग अलग लिखें या फिर कंट्रीब्यूशन लिख लें, तो दोनों बातें ठीक है। चलो कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, अलग अलग लिखें। चलो अलग अलग लिख देते हैं यार। सेल्स के लिए प्राइस चाहिए, वो अलग वर्किंग कर लेता हूं, और यूनिट्स इसके लिए अलग वर्किंग कर लेता हूं। यूनिट्स निकालते हैं पहले। ईयर 1 में यानी 2022 कितने यूनिट्स बेचेंगे? प्रोबेबिलिटी है। क्या क्या है? कितनी? 2000 हो सकते हैं, इसके चांसेस 0.6 हैं, और 2500 हो सकते हैं, इसके चांसेस इतने हैं 22। ये हो गए ईयर 1 के यूनिट्स। ईयर 2 के, ईयर 2 में अब वो डबल प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर ईयर 1 ये हुआ तो आगे ईयर 2 के फिर 2 रास्ते, और अगर ईयर 1 ये हुआ तो फिर आगे फिर 2 रास्ते। तो ईयर 2 में क्या क्या हो सकता है? वो मैंने एक डिसीजन ट्री सिखाना है अभी, तो बनाना है तो बॉक्स बना लें, वैसे ब्रैकेट में चल जाएगा काम। ईयर 2 के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? वैसे टेबल बनाना तो टेबल बना दें, बिल्कुल जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था, बनाना वैसे बना दें। ईयर 2 में क्या क्या हो सकता है जी? अगर ईयर 1 में 2000 हुए यानी 0.6 से आगे चल रही है बात, तो 2250 भी हो सकते हैं। 2250 होने के चांसेस कितने हैं? 0.7 और 0.6 ये वाला, और 2500 भी हो सकते हैं। और इसके साथ भी यही वाला 0.6। अगर ईयर 1 ये हुआ तो ईयर 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ईयर 1 से लिंक है तो ये वाला 0.6 भी साथ आ गया। फिर इसके अलावा ये ब्रैकेट ही चल रहा है अभी, और क्या हो सकता है? अगर ईयर 1 ये था तो ईयर 2 में 2750 हो सकते हैं, जिसके चांसेस 0.65 है, और साथ ये वाला 0.4 आ जाएगा। और हो सकता है कि 3000 हो, जिसके चांसेस 0.35 हैं, और साथ ये वाला 0.4 आ जाएगा। ये ईयर 2। टू फाइव 2 5
उसके बाद ईयर 3, 4, 5 में क्या होगा? 10% 24 में और उसके बाद 5% 10% बढ़ेंगे ईयर 3 में जाने से, यानी इसको 10% बढ़ा देंगे, 25, 30 इंटू 1.1, 2783। और फिर जब ईयर 4 में पहुंचेंगे तो 5% बढ़ जाएगा, 2783 इंटू 1.05, 2922। और जब ईयर 5 में जाएंगे तो फिर इसका 5% बढ़ जाएगा, 2922 इंटू 1.05, 3068। जो इसके पीछे सॉल्यूशन है वो सेम है, सेम स्टाइल में आइडिया वाला। जो इसके पीछे सोल्यूशन छापा है वो मैंने अपने फॉर्मेट पे छापा हुआ है। पार्ट ए में मुझे कोई इख्तलाफ नहीं आई कैप से, पार्ट बी में इख्तलाफ है, मैं आपको बता भी दूंगा क्या इख्तलाफ है। पार्ट ए ठीक है, आई कैप वाला भी बस ऐसे ही अपने फॉर्मेट पे सॉल्व किया था तो वही मैंने पेस्ट कर दिया इधर। लेकिन पार्ट बी पे इख्तलाफ है। जी जी आपका आईकैप से खराब हो रहा होता है तो आईकैप तो अपने अनुदान चेक करता होता है। अच्छा सवाल है आपका, मैंने पहले इस पे जवाब नहीं दिया था कभी है? हाँ अभी इसके पार्ट बी में आगे बताऊंगा। गुड क्वेश्चन। पार्ट ए का आंसर बिल्कुल सेम है, राउंडिंग ऑफ थोड़ा फर्क हो सकता है, बस मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से वर्किंग की हुई थी इसलिए अपनी वाली वर्किंग छाप दी। लेकिन पार्ट बी पे इख्तलाफ है, वो आपको मैं पार्ट बी कराते हुए बताता हूँ। अच्छा अब जो आपको सेल्स के लिए यूनिट्स तो निकाल लिए, जो प्राइस चाहिए वो प्राइस दी हुई है 550,000, लेकिन वो 550,000 जो है वो करंट है या लिखा हुआ ईयर 1 होगी। हाँ जी ये सवाल के आखिर में लिखी हुई है बात कि जहां जहां कुछ स्पेसिफिकली कह दिया तो कह दिया, वरना जो रेवेन्यूज और कॉस्ट है वो करंट वैल्यूज है। तो इसलिए जो दूसरे पैराग्राफ के अंदर, तीसरे पैराग्राफ के अंदर सेल प्राइस दी हुई है 550,000, तो ये करंट फिगर है। सर ये चीज अभी मार्केट में करंट क्यों कह रहे हैं? जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी पैसे ये जब एक चीज मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुई, करंट वाइज में कैसे होता? मार्केट में करेंगे हम अगले साल लॉन्च, और अभी इस वक्त एस्टिमेशन अभी के हालात के मुताबिक हो रही है कि अगर अभी वाले ही हालात रहे तो 550 का तो बेच ही देंगे। तो इसलिए एस्टिमेट किया जा सकता है करंट वैल्यूज में। देखें सारी चीजें एस्टिमेट ही हो रही है ना, तो ये जो मैनेजमेंट जब एस्टिमेट कर रही है, जो मार्केटिंग वाला बंदा कह रहा है कि हम 550,000 की प्राइस रख सकते हैं, तो वो इस उम्मीद पे कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो हम 5.5 लाख का तो बेच लेंगे, इसलिए ये करंट वैल्यू है। और इन्फ्लेशन होनी है इसलिए यहां पर फिर हम इसको इन्फ्लेट करके लिखेंगे। क्या नहीं, अगर तो उसने कहा होता ना, जैसे अभी आगे फिक्स्ड कॉस्ट में आके बात का जवाब दोबारा दूंगा, अगर उसने ये कहा होता कि जो सेल प्राइस है ये फॉर फर्स्ट ईयर है, तो फिर हम इन्फ्लेट ईयर 2 से करते। जैसे चले अभी बताते, तो अभी जिक्र कर ही रहा हूं, तो आप देखिए पेज 75 के एंड, नहीं 76 पे देखें, पेज 76 दूसरा पैराग्राफ। The production manager has forecasted that rupees 25 million of additional fixed cost इतना 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 will be incurred in the first year। अब इसको फिर ईयर 2 ऑनवर्ड इन्फ्लेट करेंगे, लेकिन सेल प्राइस के बारे में फर्स्ट ईयर की बात नहीं की, बस कहा है सेल प्राइस, और सवाल के एंड पे कह दिया कि करंट है जो भी ऊपर नजर आ रहा है आपको, तो इसलिए इसको ईयर 1 से ही इन्फ्लेट करेंगे। अच्छा अब सेल प्राइस को इन्फ्लेट करते जाना है और यूनिट्स हम यहां निकाल चुके, तो एग्जामिनर को हम एक ब्रैकेट बता देते हैं, हम कहते हैं जी लास्ट ईयर प्राइस इंटू 1 पॉइंट
03। ये हमने एग्जामिनर को कह दिया कि हम हर प्राइस को अगले साल 3% बढ़ाते जाएंगे, और इनटू यूनिट्स ये तुम जाके वर्किंग वन में देख लो। सेल प्राइस पिछले वाली LY लास्ट ईयर की प्राइस को हम 3% बढ़ाते जाएंगे, और यूनिट्स में जाके आप इसको वर्किंग वन में देख लें, हमने यूनिट्स निकाल के दिए हुए। तो अब आप कैलकुलेटर के ऊपर प्राइस को बढ़ा लें और यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, वो एक और बात, अभी इंटरनली हमारी मीटिंग हो रही थी अभी क्लास से पहले, ये जो दिसंबर 23 से जो एग्जाम्स सारे उस पे सिस्टम बेस्ड होने हैं, तो एक तो ये कि अगले साल इसमें मजीद इंप्रूवमेंट्स आएंगी सॉफ्टवेयर में। अभी तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन और इंप्रूवमेंट आएंगी, और अभी ये कंफर्म भी नहीं है कि दिसंबर 23 से होंगे। अभी एक टारगेट है, हो सकता है जून 24 हो जाए, हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। और अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सेंटर बेस्ड होगा, यानी आप घर बैठ के पेपर नहीं दे रहे होंगे, लैपटॉप लेके जाएंगे आप ICAP एग्जाम सेंटर, वो सब वहां पर होगा, लैपटॉप आपका अपना होगा। बाकी इसमें और क्या क्या मसाइल होंगे, तो उसके लिए अब इंटरनली हम अभी मीटिंग में ही डिस्कस कर रहे थे कि अभी इस वक्त जितने लोग क्लास में बैठे हैं या कैमरे के पार हैं, मैं हूं कैमरे में, अभी इस वक्त जो लोग क्लास में हैं या कैमरे पार बैठे हैं, इनको तो फिलहाल टेंशन नहीं है। हाँ, इनमें से वो लोग जिन्होंने पेपर दिसंबर 23 में देना है, तो अगले साल कहीं सितंबर अक्टूबर में कोई 2-4 क्लासेस 5 क्लासेस का ना एक अलहदा से एक वर्कशॉप टाइप करेंगे, जिसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर की कुछ पैक ने इधर लैब बनाई हुई है इधर 55T कैंपस में, तो उसमें कोई एक आधा सेशन करके ना आप लोग वहां बैठ के, और वो जो ऑनलाइन वाले लोग हैं उनमें से भी जो आना चाहे, तो उसके बारे में, क्योंकि तब तक सॉफ्टवेयर भी और इम्प्रूव हो गया होगा, अभी तो साल से भी ज्यादा पड़ा है ना इस बारे में, तो अभी वाले सेशन के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। आप लोग आराम से अपनी जिस तरह बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ें, तो उसी में पास हो जाए। बाकी जिन लोगों ने पेपर देना ही जाके दिसंबर 23 में, तो वो फिर अगले साल अक्टूबर में कहीं ना, सितंबर अक्टूबर में इस पे है, हाँ इसी फीस में, तो वो उनके लिए फिर अलग से एक वर्कशॉप ट्रेनिंग वगैरह करके वो तब उसको कर देंगे। क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पर बोर्ड पे करा भी दूं, तो आप में से सारे लोग तो हैं भी नहीं 1.5 साल बाद वाले, वो तो भी पेपर देने वाले हैं, और दूसरा अगले साल तक हो सकता है मजीद इंप्रूवमेंट्स हो जाए सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए इस पे अगले साल सितंबर अक्टूबर में करेंगे बात, जिन्होंने पेपर देने हुए दिसंबर 23 में। गलत तरीका क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। सर उसको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए ना, एंड पे क्यों लगाया गया एज जीरो से क्या मतलब? PRC से हो गया मैं शुरू। हाँ, आप लोग जो है ना वो बेहतर होते हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के हिसाब से, आप लोग ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, आर्टिकल्स कंटिन्यू कर लेते हैं। एक बार सिस्टम आप लोगों पे चल गया ना सही, फिर अल्टीमेटली कैफ पे आ जाएगा। अच्छा, वैसे हमारी ये इस वक्त डिस्कशन का फायदा नहीं है ना, बस ऐसी है कि आप कर ले, मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं डिस्कशन का, ये तो होना है। और नहीं, अगर कैफ से शुरू करते तो कैफ वाले बच्चे कहते जी हमें क्यों कह रहे हैं, वो आर्टिकल वालों को कहें। हाँ, तो आपने मेंबर बनना है ना यार, फिर भी मेंबर तो बनना है इदारे का, जिंदगी भर का साथ है ना, हर साल फीस देनी है आपने मेंबरशिप की। नहीं, कहीं से तो शुरू करना था ना। देखिए, दुनिया आगे इस तरफ ही बढ़ रही है ना, हम इस प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब जब कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा तो उसमें एक्सेल, वर्ड, सारा कुछ थोड़े कंट्रोल्ड फंक्शंस के साथ, यानी जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं वो हैं उसमें, अलाउड हैं। एक्सेल की पूरी कैलकुलेशन अलाउड है उसके अंदर, कॉपी पेस्ट भी अलाउड है। आप उसके ऊपर जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा टाइपिंग का, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ज्यादा आसान हो गया काम यहाँ पर। कैलकुलेशन का टाइम बच जाए, कॉपी पेस्ट हो गया भाई, ड्रैग हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। देखो, अगर कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो उसका ड्रैग भी हो जाएगा, ड्रैग भी तो कॉपी पेस्ट ही होता है।
तो ये चीजें हैं उनके अंदर, कॉपी पेस्ट अवेलेबल है, फंक्शंस वगैरह सब अवेलेबल है, तो आसानियां हो जाएंगी इससे। देखो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना तो एक रेजिस्टेंस तो आती है आवाम की तरफ से। और ये आप अगर आपने कोई ऐसी कंपनी का ऑडिट किया है ना जहां पर पुराने पुराने बाबे बैठे हुए हैं और अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप देखेंगे उनकी बहुत रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का अरसा गुजारा होता है और वो अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि इंसान नेचुरली चेंज को रेजिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस आनी थी, तो वो आपकी तरफ आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन हो ये बेहतरी के लिए रहा है। नहीं नहीं होगा, बेहतरी हो। मिलियन मिलियन में आप कह रहे हैं थाउजेंड्स में कर लें? नहीं नहीं, अच्छा खासा आ रहा है। जी बताएं क्या करूं? 1,246.3 नहीं, मिलियन में जाए ना तो डेसिमल लिखा करें, क्योंकि ये तो बड़ी फिगर है ना। अगली फिगर्स अब जैसे फिक्स कॉस्ट है वो तो 2 डिजिट्स हैं सिर्फ, तो डेसिमल में लिखा करें, 2 डेसिमल तक चले जाया करें। ये सही है। 1476.2 बस 2 डिजिट है ही नहीं, ये ठीक है। अच्छा वो ये बताएं, ये 1246 का इन्फ्लेट करके कर रहे हैं जी जी, क्यों सर? क्या इतराज है? मुझे ये इतराज है, आप कह रहे हैं कि ईयर 1 में 550 लेना चाहिए। जी जी, अगर मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ और वो इसमें कह रहे हैं कि जनाब सेलिंग प्राइस जो है सजेस्टेड, यानी जो सजेशन उसकी किसी बेस के ऊपर है, सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पहला तो 5500 ही होना है, उसमें इन्फ्लेशन कंसीडर करके वो सजेस्ट करेगा। सवाल का एंड देखे ना, कहा हुआ है उसने कि जितनी फिगर्स आपको ऊपर हम बता रहे हैं वो करंट वैल्यूज बता रहे हैं। ये सवाल वाले ने कह तो दिया है, उस पॉइंट पे उसने क्लियर कर दिया ना। अगर वो बात ना लिखी होती तो हम उसको ईयर 1 ले लेते। आगे 1672.58 गलत है, गलत है। अगर आप पीछे आंसर देखना तो पीछे मैंने कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है। 1808.80 1956.16 सेल्स हो गई भाई। अच्छा, सेल प्राइस 550 लेनी है तो वो आगे वो 900 क्या है? अगले पेज पे सेल प्राइस 900, वो IND 100 की है, तो वो क्यों करनी है हमने? उसका कंट्रीब्यूशन लॉस निकालना है, क्योंकि कैपेसिटी लिमिटेड है, हमें उसको छोड़ के ये चिलमैक्स बनाना पड़ेगा, तो वो कंट्रीब्यूशन लॉस लेना है, इसलिए उसका डाटा दिया हुआ है। पहले हम ये इसका चिलमैक्स वाला काम कर लें। तो सेल्स लिख ली, और है मटेरियल, लेबर और वेरिएबल। इन सबकी महंगाई अलग अलग है, सेम है, तो इन 3 लाइन को अलग अलग लिखने की बजाय बस वेरिएबल कॉस्ट कह लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट। मटेरियल, स्किल्ड लेबर और वेरिएबल कॉस्ट, इन तीनों को मिला के वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कह लेते हैं। वो बन जाएगी 180 और 100 और 100 380। तो ये सेल्स है चिलमैक्स की। अच्छा, अंडरस्टूड है कि चिलमैक्स की है, इसलिए साथ चिलमैक्स नहीं लिख रहा। वो जो IND 100 लिखेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस, उसमें IND 100 कह देंगे, बाकी सारा काम ही चिलमैक्स का हो रहा है। सेल्स आ गई, टोटल या टोटल का वर्ड ना भी हो कोई मसला नहीं लिखता। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 380 हैं जो दी हुई हैं, ये भी बिल्कुल करंट है क्योंकि कहा हुआ है आगे। और अगर इनके साथ ये लिख दिया होता कि फॉर ईयर 1 है या फॉर फर्स्ट ईयर है, तो फिर उनको हम ईयर 2 से इन्फ्लेट करते हैं। तो सेल प्राइस भी और वेरिएबल कॉस्ट भी, इनके साथ फर्स्ट ईयर नहीं मेंशन्ड है, तो इसलिए इस पे सवाल के आखिर में लिखी हुई करंट वैल्यूज वाली बात लग जाएगी। तो इसके लिए भी हम एग्जामिनर को यही वाला ब्रैकेट बता देते हैं कि LY की जो कॉस्ट थी इनटू 1 महंगाई 3% ही है, इनटू यही वाले यूनिट्स।
अब 380 को इन्फ्लेट करते जाएं और इन यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएं। यार कैलकुलेशन डबल चेक किया करें, यानी एक से ज्यादा लोग किया करें। जी पहला क्या है? 86 1.08 1020 करो, ये कह रहे हो आप? यस सर। आगे है 1156 1156.6 1249.7 1249.7 चलें 1351 1351.53 सर ये दूसरे वाली जो है ना वो 1019.95 है। ले 1019.95। अच्छा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस जो है ना वो कोई बड़ा मसला नहीं होता, कोई मसला नहीं है। सेल्स हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और चिलमैक्स के लिए क्या क्या होगा? अच्छा, डाटा स्किप ना हो जाए तो जब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर देना फिर से सवाल पे नजर मार लिया करें, क्योंकि इतना सारा डाटा भूल जाता है। पहले पैराग्राफ के अंदर ये जो लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में 50 मिलियन, इसका नहीं कुछ करना? क्यों? हाँ जी, हैज स्पेंट, तो ये 50 मिलियन खर्च हो चुका है, इसका कुछ नहीं करना। तो पहले दो पैराग्राफ में सलाम दुआ हो गई, उसके बाद यूनिट्स आ गए, वो हमने कर लिए, सेल प्राइस कर ली, उसके बाद प्रोडक्शन में मशीन का डाटा आ गया और IND आ गया। चलें, इसकी वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स ले ली। अब चाहे पहले इसकी फिक्स कॉस्ट ले लें, बाद में IND का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कर लें, फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट जी क्या करें? 1155। बाकी है इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो। फिक्स कॉस्ट कितनी? 2500 अच्छा, ये रेलिवेंट है, पेज 76 दूसरा पैराग्राफ, 25 मिलियन रेलिवेंट है। हाँ जी, एडिशनल है। अच्छा, ये जो तीसरे पैराग्राफ में सैलरी है वो इस 25 मिलियन में शामिल है या इसके अलावा है? एडिशनल है वो भी। तो अगले पेज पे जो दूसरा पैराग्राफ है 25 मिलियन, वो वैसे उन्होंने कही है फिक्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, और तीसरे पैराग्राफ में एन एडिशनल प्रोडक्शन मैनेजर और फिर उसकी सैलरी बताई हुई है, और ये भी सैलरी है तो फिर ये भी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड हो गया 25 एक और 2.5 एक, 27.5 मिलियन, और इनके साथ लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर है, तो इनको फर्स्ट ईयर में ऐसे ही लिख लेते हैं 27.5, उसके बाद फिर इसको बढ़ा लेते हैं 1.03 28.33 29.17 30.05 30.95। ये हो गई चिलमैक्स की सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और इसके अलावा रहेगी इसमें डेप्शन, वो टैक्स में करेंगे। और चले, चिलमैक्स की चीजें हो गई पूरी। अब वो जो IND 100 ने कुर्बान होना है वो करते हैं कैलकुलेट। ये अच्छी कैलकुलेशन है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट IND 100।
IND जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए था, जिसके लिए भी था, ये हम अभी बना के बेचते थे। चिलमैक्स बनाएंगे तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो जितना छोड़ना पड़ेगा वो हमारी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट रेलिवेंट है। एक इनफ्लो होना था, इसकी वजह से जाया हो जाएगा, तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है। कैसे करें जी कैलकुलेट? पर यूनिट तो बता दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे ही निकलेंगे कि जितने इसके बना रहे होंगे उतने फिर उसके नहीं बना रहे होंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि सर उसके लेबर आवर का फर्क है। हाँ, एक तो लेबर आवर का फर्क है, क्योंकि लेबर आवर्स का फर्क कहां से पता चल रहा है? जहां भी आपको इनकी लेबर कॉस्ट दी हुई है ब्रैकेट में आवर्स लिखे मिल रहे हैं, लेबर आवर्स का फर्क है। और दूसरा, पहले को स्पेयर कैपेसिटी है, तो जितने हम ये बनाएंगे उतने ही IND नहीं कुर्बान कर रहे होंगे। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि IND कितने कुर्बान हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 हम लोग चिलमैक्स कितने बना रहे होंगे? वो जो यूनिट्स हमने निकाले हैं चिलमैक्स के लिए, आवर्स कितने कंज्यूम हो जाएंगे? एक यूनिट के लिए कितने? चिलमैक्स के लिए जो आवर्स लग जाएंगे वो लगेंगे वर्किंग 1 वाले यूनिट्स इनटू 8। अच्छा जी, 5। ये मैं कर क्या रहा हूं? कर ये रहा हूं कि हमें कितने IND कुर्बान करने पड़ेंगे, तो उसके ताल्लुक हमें आर्स के जरिए से चलना पड़ेगा। आर्स के जरिए से क्यों? क्योंकि दोनों के आर्स फर्क हैं, तो हमें आर्स के जरिए से इस कैलकुलेशन के यूनिट्स तक पहुंचना पड़ेगा। चिलमैक्स की प्रोडक्शन जो वर्किंग 1 में कर चुके, उसके लिए कितने आर्स लग जाएंगे, चाहिए होंगे? 2200 यूनिट्स इंटू 5, 11,000। 25 30 इंटू 5, 126। 27 83 इंटू 5, 13915। 2922 इंटू 5, 1610। और 3068 इंटू 5, 15340। इतने आवर्स चिलमैक्स यूज कर जाएगा। लेकिन ये सारे